नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास प्रोग्राम विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी हस्तियों ने हिंदुस्तान की कला संस्कृति, गीत नृत्य की देखभाल और उसे विकसित करने के उद्देश्य से संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी जैसी अकादमियों की स्थापना को जरूरी समझा। अकादमियां जो संस्कृति परंपरा को सहेजने संवारने का काम करती रहीं, लेकिन बीते कुछ सालों में इन अकादमियों की कार्यशैली, उनकी व्यवस्था और उनके द्वारा दिए जाने वाले सम्मान पर कई सवालिया निशान लगे। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश विमर्श के जरिए। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पंकज बिष्ट जी, आप मशहूर कथाकार हैं। स्वागत है आपका पंकज जी विमर्श कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर सोनल मान सिंह, आप शास्त्रीय नृत्यांगना हैं और पूर्व अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी की रह चुकी हैं और एक जाना पहचाना नाम है। खुशामदीद सोनल जी। हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार जी, आप वरिष्ठ संपादक हैं और इस मौजू पर काफी कुछ लिख चुके हैं। स्वागत है आपका कुलदीप जी विमर्श कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं अरविंद कुमार सिंह जी, आप सहायक संपादक है, राज्यसभा टीवी से आपका ताल्लुक है और संसद की जो स्थायी समिति है इसने जो अपनी इस पर रिपोर्ट भेजी है उसी पर आपने काफी गहराई से जायजा लिया है। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अगर हम अपने इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, सबसे पहला सवाल मेरा पंकज जी आपसे है कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जिस उद्देश्य के तहत इन अकादमियों की स्थापना हुई, क्या ये उस उद्देश्य को पा पाई? जी देखिए, आपने जो कहा उसमें मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा। संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के अलावा जो समकालीन रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसको भी अभिव्यक्त करना, उसको भी बढ़ावा देना इन अकादमियों का काम है। इसलिए मात्र उसको उस तक सीमित न रखा जाए, ये अपने आप में हुआ यह है कि इस दौरान जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि कलाएं जो हैं जो परंपरागत फॉर्मेट में चल रही थी वो तो ठीक था, लेकिन इधर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है और दूसरे नए माध्यम आए हैं, उन्होंने पूरे इनको लगातार चुनौती दे रखी है, दी हुई, ये बड़ी पैमाने पर चुनौती दी है। और आप देख रहे हैं कि परंपरागत जितने भी कला माध्यम हैं उनका महत्व समाज में घट रहा है, उनकी ओर रुचि कम हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस समय इन अकादमियों के सामने बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती एक तो जैसा कि आपने कहा परंपरा को आगे बढ़ाने की है, दूसरा जैसा कि मैंने कहा कि रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने की है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। हुआ क्या है कि ये अकादमियाँ लगातार धीरे धीरे एक अपने ही उसमें एक खास तरह की ब्यूरोक्रेसी में बदल गई हैं, जो रूटीनली अपना काम पूरा कर रही हैं, कुछ पुरस्कार दे रही हैं, कुछ कार्यक्रम मूलतः शहरों में कर रही हैं, बड़े शहरों महानगरों में कर रही हैं। जैसे कि साहित्य का लीजिए आप, साहित्य का मामला मैं हिंदी को ज़्यादा जानती, यानी कि प्रादेशिक भाषाओं की बात करिए आप। अगर आप हिंदी को लें, जिसका मैं लेखक हूँ, तो मैं उससे बहाने उसको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा कि हिंदी जो है अब महानगरों की भाषा नहीं रही है, वो छोटे कस्बों में, छोटे जगहों में है। तो अकादमी क्या ये जिम्मेदारी थी और है कि वो उन जगहों में जाने की कोशिश करे बनिस्बत के शहरों में केंद्रित रहे और वो उनको नए लोगों को प्रेरित करे। पर हो क्या रहा है कि कुल मिला के जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है कि हम लेखकों को उनके पूरे रचनात्मक अवदान पर पुरस्कृत कर रहे हैं या हम उनकी जो रचनात्मकता एक खास मौके पाई है उसको कर रहे हैं। ये बात क्लियर नहीं है। इसके कारण भी बहुत सारे जो भ्रम है वो अकादमी में, उनके कामों में भी ये सारे संकट और जो अकादमियाँ हैं उनमें भी कर रही है। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरा मानना है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी लगभग ऐसी स्थिति है। उसी मुद्दे पर अगर हम सोनल जी की राय ले लें, अकादमियों का जो काम करने का ढंग है, चूंकि आप पूर्व अध्यक्ष भी रही संगीत नाटक अकादमी की और एक जानी पहचानी नृत्यांगना भी हैं, जिस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए था अकादमियों द्वारा, खासकर संगीत नाटक, क्या वो उसमें कामयाब हो पाए? जैसे आप पंकज जी ने कहा कि चुनौती तो बहुत बड़ी है, खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स फील्ड में। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब ये है कि जो अभी जिनका खून रगों में दौड़ रहा है, जो नृत्य कर सकते हैं, गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, और संगीत नाटक अकादमी में बहुत उसकी जो विधाएं उसके अंतर्गत ली गई हैं। पपेट्री भी है, लोक कला, ट्राइबल डांस एंड म्यूज़िक, संगीत, नृत्य, पता नहीं बहुत यानी विशाल उसका दायरा हो गया है और था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई
और जैसे जैसे कलाएं बाहर उजागर होने लगीं, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया होने लगे, तो उसके तहत पता चला कि भाई संचर नाम की कोई विधा है, कोई प्रहलाद नाटक है उड़ीसा में, कोई तमिलनाडु में तेरुकुथु है, तो ये विधाएं बाहर आने लगीं, दायरा बढ़ता चला गया। उस हिसाब से कोशिशें तो हो रही, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोशिशों में अभी भी कमी है, क्योंकि जैसे पंकज जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ कि अपने आप में वो एक ब्यूरोक्रेसी बन जाती है और वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा उसमें हावी हो जाते हैं। और कलाकार का तो ये है कि भाई जब वो नाम आते थे, मैं भी 2-3-4 बार रही एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, जनरल काउंसिल में नॉमिनेटेड गवर्नमेंट मेंबर होके, तो जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो बिल्कुल लगे हुए हैं, तो कुछ कहेंगे कि भाई अभी तो ये बहुत जवान है, अभी तो 55 के ही हैं जो 80 के 86 के उनको दे दिया जाए। अब वो उसको अलग जो कैटेगरीज बननी चाहिए, कैटेगरीज और काफ़ी बढ़ी हैं अब, लेकिन उम्र के हिसाब से, लाइफ टाइम अचीवमेंट के हिसाब से, और अभी जो हैं जिनको इस अवार्ड से फ़ायदा मिल सकता है, एक। दूसरा, स्कॉलरशिप्स काफ़ी दी गई, ग्रांट्स दी जाती हैं, फेलोशिप तो खैर जो जिसको कहते हैं रत्ना, उसका भी एक अजीब माहौल है कि सिर्फ 30 चल रहे हैं शुरू से, जैसे फेलो कहते हैं ना, फेलो ऑफ द एकेडमी। 30 उस वक्त की बात है 53 की जब एकेडमी बनी, और आज हो गया 2011। तो जब जमशेद भाभा चेयरमैन थे और मैं एग्जीक्यूटिव में थी, तो हम लोगों ने ये रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की कि 30 और बढ़ाए जाए कम से कम। उस पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ, नो, ये तो जैसे पत्थर पे लकीर मार दी गई। अजीब बात है कि जब तक कोई गोलोकवासी नहीं हो जाता तब तक वो जगह भरी नहीं जाती। तो तरह तरह के इसमें व्यवधान हैं जिनको, लेकिन एक बात मैं और मेरा जो दुख बताना चाह रही हूँ, परंपरा ये नहीं रही कि आप संवाद, विवाद, विचार विमर्श कर सकें। आप या तो सहमत हो जाइए या आप हमारे दुश्मन हैं, आप हमारे खिलाफ हैं। एक यानी जो एक खुलेपन से बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने का दायरा नहीं रह गया। दूसरा कि कलाकारों में भी इतनी गुटबाजियां हो गई, हर जगह होती हैं, लेकिन स्टेट एकेडमीज जो बनी हैं उनको भी उतनी स्वतंत्रता या उतना नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले कितने 10 स्टेट से अब 35 हो गए, आप यूनियन टेरिटरीज को गिन लीजिए, और हर एक स्टेट की अपनी अपनी विधाएं हैं, संगीत में, नृत्य में, पपेट्री में, तरह तरह के लोक कला, ट्राइबल सब में है। अब इस सबको आप यदि सिर्फ सेंट्रल के हिसाब से जुटाएंगे, हैं उनके एकेडमीज हैं, बट दे आर नॉट एज क्रियाशील नहीं है, तो बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना आपको लगता है कि इसको विस्तार किया जाना चाहिए और अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी स्वायत्त संस्थाएं हैं, ये काम करने की इनको आज़ादी है, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनके पूरे ढांचे में कोई कमी है? देखिए, स्वायत्तता के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जवाबदेही, क्योंकि स्वायत्त तो ये संस्थाएं होना ज़रूरी है। ये साहित्य की संस्था है, संगीत, नाटक, ललित कला, तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप या अफसरशाही का हस्तक्षेप वो तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि ये निरंकुश हो जाए। और दुर्भाग्य से अक्सर ये देखा जाता है कि जो हमारे देश में स्वायत्त संस्थाएं हैं वो स्वायत्तता का अर्थ निरंकुशता ले लेती हैं और अपने को जवाबदेह नहीं समझती। अब साहित्य अकादमी के बारे में जैसे पंकज जी ने बताया, मुझे नहीं मालूम कि साहित्य अकादमी का जो बृहत्तर साहित्यकार समाज है उसके साथ क्या संवाद है, या संगीत नाटक अकादमी का बृहत्तर जो कलाकार समुदाय है, संगीतकार हैं, नृत्य के लोग हैं, उनके साथ कोई संवाद है कि नहीं, क्योंकि संवाद नजर नहीं आता। होता है कुछ खास साहित्यकार साहित्य अकादमी से जुड़े नजर आएंगे आपको, कुछ खास कलाकार ललित कला से जुड़े नजर आएंगे, बाकी सब ऐसे ही इधर उधर। और कोई अकादमी कभी कोई ऐसा आयोजन नहीं करती कि वो साहित्य अकादमी या संगीत नाटक अकादमी की वो साहित्यकारों को बुलाए, उनके साथ उनसे पूछे कि हमारी कार्य प्रणाली के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है।
कोई जीवंत संवाद कहीं नजर नहीं आता, एक मंच पर नहीं आते सारे लोग, इसलिए वो अफसरशाही हावी हो जाती है। और फिर वो जो गुटबाजी जिसके बारे में सोनल जी ने अभी इशारा किया, वो गुटबाजी वहां प्रवेश कर जाती है और अंततः वो जो है वो एक सीमित रह जाती है एक छोटी सी परिधि में। और कुछ लोग हैं वो साहित्य अकादमी चलाते रहते हैं, कुछ लोग हैं वो संगीत नाटक अकादमी चलाते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो हमेशा बाहर रहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कर दी, एक मंच पर आने की बात आप कर रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ। अरविंद जी, आपने तो इस मुद्दे पर जो संसदीय समिति रही है उसकी रिपोर्ट को काफ़ी गहराई से पढ़ा है, क्या नज़र आता है आपको, क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय इस बारे में? देखिए समीना जी, जो अभी सोनल जी जो बात कर रही थी, पंकज जी ने भी जो कहा और कुलदीप जी ने, इन सारी बातों के निचोड़ को लेकर के ही स्थायी समिति ने इसको एजेंडे में लिया है। मतलब जैसे ढंग से काम नहीं हो रहा है, दूसरी चीज ये गुटबाजी है, तीसरी चीज ये एक पारदर्शिता नहीं है इनके पुरस्कारों में। इन सारी बातों को लेते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर गौर किया है। और एक और संदर्भ के तौर पे यहाँ बता दूं कि 1966 में भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जो अकेडमियों की जिन्होंने जांच की थी, और 1970 में भी जस्टिस सीकरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इसके बाद 1988 में पीएन हक्सर कमेटी बनी। ये तीनों ने जो किया इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने ये पाया कि हक्सर कमेटी जो है वो आज की जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से अभी भी प्रासंगिक है, मतलब उसकी प्रासंगिकता। तो हक्सर कमेटी को स्टैंडिंग कमेटी ने एजेंडे में लेकर के ये जानना चाहा कि क्या इन एकेडमीज ने उनकी जो अनुशंसाएं हैं, सिफारिशें हैं, उसको लागू किया या नहीं किया है, और किया है तो किस हद तक किया है। तो उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, जैसे कि अभी बिष्ट जी ने जो कहा, उसमें ये पाया कि साहित्य अकेडमी ने तो बिल्कुल ही इग्नोर किया उनकी सिफारिशों को, और साहित्य अकेडमी पर बहुत अटैक भी है उसमें कि जैसे उनके अध्यक्ष के चुनने का पैमाना और बहुत सारी बातें हैं जो डिबेट में जो अभी सोनल जी ने भी कही। बिल्कुल। हम तो दूसरी चीज भाई भतीजावाद, भेदभाव, पुरस्कारों में अपारदर्शिता, ऐसी बहुत सारी बातों को स्टैंडिंग कमेटी ने बिल्कुल। अरविंद जी, इस हक्सर कमेटी की जो सिफारिशें रही हैं उस पर हम जरूर बात करेंगे। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए कार्यक्रम विमर्श। और ब्रेक के बाद विमर्श में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान। अगर अब हम हक्सर कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों पर बात कर लें इस अपने सेगमेंट में, बिष्ट जी, जो खास बात हक्सर कमेटी ने जो अपनी बात कही, जैसे कि अरविंद जी ने भी ये कोट किया कि फंड्स की जो पूरा इस्तेमाल ना होना और उनका दुरुपयोग होना एक बहुत अहम वजह है, आपकी नज़र में? देखिए, मेरे ख्याल से फंड का इस्तेमाल होना ना होना ये बोलते इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के लोग वहाँ जाते हैं। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हक्सर कमेटी ने कही। जैसे हक्सर कमेटी ने उसके पूरे जो जिस तरह का उसका संगठन है, सांगठनिक जो ढांचा है, उस पर आपत्ति की है, उसके अध्यक्ष चुनने पर की है। हो ये रहा है कि वो उसमें जो चुनाव होते हैं उसकी जो जनरल बॉडी के लिए वो इस तरह के हैं, वो 24 भाषाएं उसमें हैं और 88 में सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं। ये सदस्य क्या करते हैं कि अगले जाते जाते अपने और नए लोगों को जो इनको वो परिचित हैं उनको चुन ले जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक नहीं है, और वो 88 सदस्य एक अध्यक्ष को चुनते हैं जो उनमें से एक होता है। जो भी इसको नियंत्रित कर सकता है वो पूरे उसका लगातार अध्यक्ष बन सकता है। जैसे कि पिछले 2 चुनाव से ये हुआ है कि किस तरह से एक आदमी ने उसको नियंत्रित किया और वो चुना गया। और साहित्य अकादमी की मैं चूंकि हक्सर कमेटी में ज्यादातर वो ही है, जैसा कि उन्होंने कहा, उसमें जाने मानी लेखिका महाश्वेता देवी हार गई। तो ये इसलिए हारी कि वहाँ जो सारे के सारे जो सदस्य हैं वो आपने नियंत्रित कर लिया। तो इसमें इसके जो फंक्शनिंग में एक मूल गड़बड़ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये जो मैं जिस बात के लिए मैं लगातार इस बीच पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूँ वो ये है कि इसका भी डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए। जिसमें आखिरी मतलब उदाहरण ये देना चाहता हूँ कि पिछली जो नॉमिनेशन ये करती हैं उस कमेटी में इन्होंने हिंदी से जैसे राजेंद्र यादव को नहीं लिया, कुंवर नारायण को नहीं लिया या गिरीश कर्नाड को नहीं लिया। उसकी जगह जिन लोगों को लिया है मैं उनके नाम नहीं गिनाना चाहता, लेकिन ये हुआ है। तो ये जो मूल बात यह है कि इसका डेमोक्रेटाइजेशन है जिससे कि लेखकों का इंटरवेंशन हो सके। बाकी एकेडमीज के बारे में
बहुत खूबसूरत ज़्यादा बात जानकार आपने, लोग बहुत हैं। खूबसूरत बात और बहुत अहम बात आपने यहाँ पर दर्ज करा दी खूबसूरती के साथ। सुनील जी, जो इन्होंने कहा चयन प्रक्रिया, चाहे अध्यक्ष हो उसकी लेकर और चाहे हम अवार्ड्स की ही बात कर लें, अवार्ड्स जो दिए जाते हैं एकेडमीज द्वारा, उसमें हक्सर कमेटी ने साफ कहा कि उस जिसको पुरस्कार दे रहे हैं उसका वो किस स्तर का है, इसे देखें, जूरी में कौन है, क्या इन सब चीज़ों के ऊपर अकादमियाँ ध्यान देती हैं? समीना जी, मैं ये एक बात तो कहूँगी, उससे बात हटके भी और एक बात कहूँगी, बिकॉज आपके भी सीमित दायरे में मैं नहीं रहना चाहती आज। बिल्कुल, मैं बोलूँगी, पूर्ण को बोलने की आज़ादी है आपको, आप बोलिए। अवार्ड्स का जहाँ तक सवाल है, वो 1998 भूपेन हजारिका जी चेयरमैन थे, उस वक्त का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि जो नया गठन हुआ जनरल काउंसिल और फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड, तो एक सोची समझी एक नॉर्म है कि जो सिटिंग मेंबर्स हैं वो अवार्ड ना लें। आप क्या मानती हैं, उसमें से 10 से 12 लोगों ने अपने आप को अवार्ड ले लिए, पूरा गुट बना दिया और ले लिए, तो मैं रिजाइन कर गई, मैं गई नहीं उसके बाद। अब जब ऐसा होता है और वो 12 आर्टिस्ट जो वास्तव में कलाकार हैं और जो वास्तव में इसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, हकदार हैं, उनको तो नहीं मिला, लेकिन आप देखिए कि कितनी गलत बात हुई। तो इस तरीके से अवार्ड्स में जो भी होता होगा वो तो हो ही रहा है हर जगह, और संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, हर जगह होती है। मैं एक बात हटके ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो मकान है रविंद्र भवन, आप देखें कि मैं जब चेयरमैन बनी तो पहली बार तीनों एकेडमी के चेयरमैन इकट्ठे मिले, मैंने अपनी ऑफिस में सबको न्योता दिया खुद जाके और चाय पे बुलाया, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप जो कह रहे हैं ना कि विचार विमर्श करना, वो तो कभी होता नहीं है। नंबर 2 कि उस रविंद्र भवन के मकान जो वाई के शेप का है, तीनों अकादमियां सारे अलग अलग मंजिलों पे बिखरी हुई हैं। अब आपका कहाँ पे वो रहेगा? तो मैंने ये भी कहा कि जो अपने अलकाजी जी ने बनाया था, छोटा बहुत सुंदर थिएटर बनाया था जहाँ हमने काफ़ी बार लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन किए, नाटक देखे हैं, तो 3rd फ्लोर यदि आप संगीत नाटक को दे देते हैं तो संगीत नाटक के काम का है पूरी एक अकादमी एक मजले पे आए तो आपकी हारमोनी बनी रहती है, आपका जो सारा नियंत्रण रहता है। बात मान भी गए, बीच में किसी ने जो ऐसी वो लगाई, आज दिन तक आप देखिए तो आप कहीं चेक लेने के लिए 1st फ्लोर जा रहे हो, उनसे बात करने वहाँ जा रहे हो, लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर जा रहे हो, ये तो मुझे लगता है कि देखिए फिजिकल भी जो एक वहाँ का वातावरण है वो भी हारमोनियस नहीं है। तीसरी बात एक जल्दी से कह दूँ, क्षमा कीजिएगा, कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए जो रिस्पेक्ट होना चाहिए स्टाफ में, वहाँ के लोगों में, वो मैंने नहीं देखा था। यहाँ तक कि कोई गेस्ट रूम भी नहीं था कि कोई आते हैं बैठे कहाँ। बड़े बड़े कलाकार मुझे कहने, सुनील जी आप आई हैं, हम आपके लिए, आपने बुला, हम आ रहे हैं। एक चेक लेने के लिए आप 1-1 महीने चक्कर काटते हैं वहाँ पर, और वो आपको खड़ा रखते हैं कि आप 3 दिन के बाद आइए, 5 दिन के बाद आइए। तो ये सारा बदला हो तो अच्छी बात है, ना बदला हो तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगी कि कला के लिए ये बनी है, कलाकार का ही यदि सम्मान नहीं है तो ये काहे की है। बहुत अच्छी बात। कुलदीप जी, इसी बात को हम आगे बढ़ाएं। अवार्ड्स जो होते हैं वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह होते हैं। अमूमन बहुत से लोगों का ये कहना है कि जब ये अवार्ड्स दिए जाते हैं तब उम्र के उस पड़ाव पर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं कि जो हक्सर कमेटी की जो रिपोर्ट ये कहती है कि उस पर्टिकुलर जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है उसके साल भर प्रदर्शन हो, वो अपनी प्रदर्शनियाँ लगाए, क्या ये मुमकिन हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड तो आमतौर पे लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा ही है, क्योंकि वो किसी एक परफॉर्मेंस पर या किसी एक साल के परफॉर्मेंस पर नहीं दिया जाता। लेकिन जहाँ तक साहित्य अकादमी के पुरस्कार का सवाल है, वो बहुत ही विसंगतिपूर्ण पुरस्कार है। आप देखें कि नागार्जुन जैसे कवि, उन्हें पुरस्कार हिंदी के लिए नहीं मिला, मैथिली के लिए मिला है। वो मैथिली के भी बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन उनकी जो ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, वो हिंदी के कवि कथाकार के रूप में है, लेकिन उन्हें नहीं मिला। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी जिस किताब को मिला वो उनकी सर्वश्रेष्ठ किताब नहीं है, लेकिन क्योंकि पुरस्कारों के नियम इस तरह के हैं कि इस वर्ष से इस वर्ष के बीच में वो छपी होनी चाहिए और ये हो, तो उस वजह से क्या होता है कि किसी लेखक की कमजोर कृति को पुरस्कार मिल जाता है और उसकी जो उससे श्रेष्ठ कृति है वो पुरस्कृत नहीं होती। तो इसलिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार को भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की तरह देना चाहिए एक किसी भी साहित्यकार के
तब तक के संपूर्ण कृतित्व के ऊपर। एक तो यह है। दूसरे जो बात अभी पंकज जी ने उठाई वो उसको मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूं कि जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है साहित्य अकादमी का, जो लोग वोट देते हैं और जिनके वोट से वो सदस्य बनते हैं, वो खुद इतना उसमें घपला है। और वो जिसके लिए अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कि जो ये कमिटीज़ हैं, जो इसकी गवर्निंग काउंसिल, जनरल काउंसिल है, और ये सेल्फ परपिचुएटिंग बॉडीज़ हैं। ये वही की वही जो है लगातार वो होती रहती हैं और वो एक दूसरे को चुनते रहते हैं, और फिर उनके जो नॉमिनीज हैं वो अगली बार वो चुन करके आते हैं। तभी ये होता है कि महाश्वेता देवी हार जाती हैं। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे इनकी इसी बात पर? आपकी राय, भाई भतीजावाद की बात कर रहे हैं खास तौर पर। देखिए, आप तीनों अतिथियों ने हमारे, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्तेदारों को वो अंदर ला रहे हैं अपने जानने पहचानने नहीं, आप जो हमारे तीनों अतिथियों ने जो बातें कही हैं, कमेटी ने बाकायदा इस पर टिप्पणी की हुई है। क्योंकि कमेटी, जब कोई भी पार्लियामेंट की कमेटी अगर किसी चीज के एजेंडे में लेती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ये बात कहा है कि भाई भतीजावाद, पुरस्कारों की विश्वसनीयता और बहुत सारी चीज़ों पर सवालिया निशान लगे हैं, और इसीलिए वो जांच कर रही है। कमेटी जांच करना चाह रही थी कि हक्सर कमेटी की जो सिफारिशें थीं उसको वास्तव में कितना माना गया। और उसमें सबसे दिलचस्प बात आई, हमारी जो सीताराम येचुरी जी जो अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, जो हमारी परिवहन संस्कृति संबंधी समिति, उसमें ये जांच में बात आई कि हक्सर कमेटी की रिपोर्ट ही मंत्रालय में गायब हो गई थी, जो काफ़ी बड़े मुश्किल के बाद जो है वो रिपोर्ट मिली। इसके बाद सर ATR, जो तीनों एकेडमियों ने ATR जो दिया, उसमें एक NST भी थी, लेकिन NST इन सारी संस्थाओं के बहुत बाद में बनी। तो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो आई, पहली आई कि साहित्य अकेडमी के जो पुरस्कार हैं वो एक तरह से भाई पारदर्शिता नहीं और भाई भतीजावाद के शिकार है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर कमेटी ने कहा कि आप किसी एक व्यक्ति को दीजिए, जो लाइफ टाइम में भी दीजिए 24 भाषाओं में, लेकिन वो लाइफ टाइम की बात इन्होंने नहीं मानी। और जवाब क्या दिया है उसमें कि साहब ये हमारी जो गवर्निंग बॉडी है उसने इसको नहीं माना। ट्रांसलेशन को लेकर के भी सवाल उठा कि भाई ट्रांसलेशन आपने कहा कि बहुत हुए हैं, तो दुनिया की कितनी महत्वपूर्ण कृतियों के ट्रांसलेशन हुए हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या जांच की है आपने? अनुवाद भी एक बहुत बड़ा विषय है। बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। और ब्रेक के बाद आपका विमर्श में एक बार फिर स्वागत है। बहुत कम वक्त बचा है। अगर मैं आप सब से हालांकि ये विषय बहुत बड़ा है, बहुत सी शिकायतें बहुत से कलाकारों की इस मौजू पर भी रही हैं कि जाति पसंद और नापसंद को आधार ना बनाया जाए, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए, साथ ही साथ जो विचारधारा है वो एक पर्टिकुलर विचारधारा ना रहे, उसमें सबका मिलन हो और हर आदमी आके अपनी अपनी बात कह सके। इसमें ललित कला अकादमी की भी बात है, इसमें साहित्य कला अकादमी की भी बात है और इसमें संगीत नाटक अकादमी की बात है। अगर आप सबकी आखिरी राय सिर्फ इस एक मौजू पे ले लें कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है अगर इस तरह के प्रयास किए जाएं। देखिए, मैंने तो जैसा कि कहा कि साहित्य अकेडमी का तो डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, जहाँ लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, जो लेखक बाहर के हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरी बात संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुरस्कार है, जैसा कि अब तक जो साहित्य का मामला है वो और माध्यमों से भिन्न है, तो उनमें जो लेखकों जब वो लिख रहे हैं लेखक, यानी कि जब उसका बेस्ट आ रहा है उसी दौर में उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये बात उस पुरस्कार देने से, क्योंकि एक समय उसमें फिक्स है, उसी हिसाब से, तो इसलिए जो नए लोग हैं उनको मिले वो जरूरी होना चाहिए, ना कि इस तरह का कोई द्वैध और समझ का गड़बड़ कि भाई ये करें कि या वो करें, या मैंने कि बुरे आदमी को सम्मानित करें या जो नई जिसको दे पाए उसको खमियाजा, हाँ, यानी कि एक तरह से उसको खमियाजा दें या वो करें, ये नहीं होना चाहिए। सोनल जी, मैं अपनी बात कह रही हूँ, जो इससे हटके है। मैंने ये प्रश्न उठाया कि संगीत नाटक में नृत्य का कोई जिक्र नहीं है, तो क्यों ना हम नाट्य कहें, जैसे कि नाट्य शास्त्र में जैसे संगीत नाटक सब कुछ है, नृत्य है। तो संगीत नाट्य अकादमी, जल्दबाजी में नाटक हो गया होगा, नाटक के लिए तो NSD है, उस पर बड़ा बवाल खड़ा किया गया। मैं जो कहती थी उस पर बवाल खड़ा करने का एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाया गया था। तो आज दिन तक वो संगीत नाटक ही है। और मेरा प्रश्न ये बुनियादी फिर से है कि इसमें नृत्य का कहीं जिक्र नहीं है, नाट्य शास्त्र की हम कसम खाते हैं, तो क्यों नहीं संगीत नाट्य अकादमी कहा जाए? बहुत अच्छी बात। आपको क्या लगता है, एक संक्षेप में सोनल जी चलते चलते जरूर बताइए, एक छोटा सा सुधार जो हो सकता है इन अकादमियों को बेहतर बनाने? मैडम, छोटा सा सुधार
छोटा सा हरिओम, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कुछ नहीं कहेंगी। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे अंत में? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो पंकज जी ने कहा कि लोकतंत्रीकरण तो इनका हो, लेकिन लोकतांत्रिकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव हो जाएं। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को चुनाव का पर्याय मान लेते हैं। तो चुनाव तो साहित्य अकादमी में होते हैं, लेकिन साहित्य अकादमी कोई लोकतांत्रिक संस्था हो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए चुनावों को लोकतंत्र ना माना जाए, बल्कि जिसका जो समुदाय है, जैसे संगीत नाटक अकादमी जो है वो संगीतकारों, नृत्य में जो लोग हैं और जो नाटक में हैं, उस समुदाय से जीवंत संबंध रखे और उनसे फीडबैक ले, उसके आधार पे अपना काम करे, न कि ये कि एक नौकरशाही संगठन है जो अपना अपारदर्शी ढंग से और वो काम करता रहता है। ललित कला से जुड़े जो कलाकारों का है कि अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें जरूर दी जाए। जी, मेरे ख्याल से अभिव्यक्ति की आजादी तो है, अकादमी तो उस बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। नहीं करती है। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी अंत में? जी देखिए, जो मैंने कमेटी की रिकमेंडेशन जो पढ़ी है, उसमें कमेटी का तो पहला ये मानना है कि जो पीएन हक्सर कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन को खुले दिल से माना जाए। अगर ये माना जाएगा तो इसमें ये सारी चीजें, स्वायत्तता भी बची रहेगी इनकी, उसके साथ साथ इनकी जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी। तीसरी चीज, जो लेखक है, पत्रकार है, कलाकार है, या जो भी जो जिन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनी है, उनमें जो जेन्युइन लोग हैं, जो अलग अलग रिमोट एरिया में जो काम कर रहे हैं, उनको भी एक पहचान दिलाने में ये अकादमियां कारगर हो सकेंगी। और सरकार के नियंत्रण से अलग रखने की बात कही है। स्टैंडिंग कमेटी ने ये नहीं कहा कि सरकार अपने नियंत्रण में कस ले, लेकिन कमेटी का ये मानना है कि ये बाबुओं की संस्था न बन जाए, ब्यूरोक्रेटिक बॉडी न बन जाए, ये रियल सेंस में लेखकों की बॉडी हो, कलाकारों की हो, और नृत्य और बाकी जो हमारी कलाएं हैं वो फलें फूलें, जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जिसकी परिकल्पना के लिए की थी और स्थापना इनकी की थी। बिल्कुल, उन सब का प्रतिनिधित्व हो। और एक और खास बात कि ये तमाम जो राष्ट्रीय केंद्रीय अकादमियां हैं, ये देश के दूर दूर दराज इलाके तक के पहुंचे, और राज्य में जो स्थित अकादमियां हैं वो भी इनके साथ मिलकर कुछ ऐसा कर गुजरें कि इन जिस सपने के तहत इन अकादमियों की स्थापना की गई थी वो पूरा हो सके। इसी के साथ मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और विमर्श में इस चर्चा का हिस्सा बने। एक और नए विषय के साथ आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।